नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण चुनाव को लेकर प्रचार का वक्त खत्म हो गया है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे प्रत्याशी। 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगा मतदान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव 7 चरणों में खत्म होगा। 4 जून को रिजल्ट आएगा और 2 चरण अभी तक खत्म हो चुके हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को था, दूसरा चरण 26 अप्रैल को था और अब 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होगा, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर होगा मतदान। इसको लेकर चुनाव प्रचार है वो अब खत्म हो गया है। अब सिर्फ प्रत्याशी डोर टू डोर कैंपेनिंग कर सकेंगे और बाहर का कोई शख्स उस क्षेत्र में नहीं आ पा सकेगा। जो क्षेत्र का रहने वाला है वही उससे डोर टू डोर कैंपेनिंग में शामिल हो सकेगा। कुछ सीमित संख्या में डोर टू डोर कैंपेनिंग अब हो सकेगी। कोई बड़ी जनसभा, रैली या रोड शो नहीं हो सकेगा। तो तीसरे चरण के मतदान को लेकर अब प्रचार प्रसार की जो अवधि है वो खत्म हो चुकी है। 7 मई को सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा। तीसरे चरण के लिए 12 राज्यों की 94 सीटों पर मतदान होगा। तो स्वदेश न्यूज भी आप सभी से रिक्वेस्ट करता है कि 7 मई को जहां जहां आपके क्षेत्रों में वोटिंग है, घर से आप लोग बाहर निकलें और अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। क्योंकि देखें जिस तरह से पहला और दूसरा चरण रहा है, मत प्रतिशत कम रहा है 2019 के लोकसभा चुनाव से अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो। और लगातार चुनाव आयोग भी इस बात को लेकर चिंतित है और इस कोशिश की जा रही है, पार्टियों की तरफ से भी कोशिश की जा रही है कि कैसे मत प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। बीजेपी ने एक तरफ 370 वोटर्स बढ़ाने के लिए, समर्थक बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाया था हर बूथ पर, और वहीं अगर दूसरी प्रमुख पार्टी कांग्रेस भी लगातार कहती आई है कि लोगों को बढ़ चढ़कर मत का प्रयोग करना चाहिए। तीसरे चरण का चुनाव है, इसमें जहां जहां आपके क्षेत्रों में वोटिंग है, मत प्रतिशत है, अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। तो आपको छत्तीसगढ़ से बता दें, रायपुर में चुनाव होगा तो सरगुजा में होगा, जहां पर प्रत्याशी भी आपको दिखा रहे हैं। रायगढ़ के आपको प्रत्याशी दिखा रहे हैं डॉक्टर मेनका देवी सिंह, राधेश्याम जी। तो कोरबा में ज्योत्सना चरणदास महंत और सरोज पांडे आपस में आमने सामने हैं। बिलासपुर की बात करें तो देवेंद्र यादव और तोखन साहू आमने सामने रहेंगे। दुर्ग में राजेंद्र साहू, विजय बघेल आमने सामने। और संभल की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं यहां पर अनूप प्रधान, वाल्मीकि, जियाउर रहमान, चौधरी शौकत अली। तो हाथरस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कौन कौन वहां पर मैदान में मौजूद हैं। अनूप प्रधान है, जसवीर है। आगरा में एसपी सिंह बघेल, सुरेंद्र चंद्र करदम और पूजा अमरोही मैदान में मौजूद हैं। बीजेपी से राजवीर सिंह, देवेश शाक्य, मोहम्मद इरफान, सपा और बसपा से एटा में जिनके बीच में मुकाबला वो हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। फिरोजाबाद में विश्वदीप सिंह, अक्षय यादव, चौधरी बशीर। तो मैनपुरी की अगर बात करें तो सपा से डिंपल यादव मैदान में है। बदायूं में आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो प्रत्याशी मौजूद हैं। बरेली की भी आपको प्रत्याशियों की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। अंबाला में भी ये तीनों प्रत्याशी। एमपी की बात करें तो गुना में आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में। ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने यादवेंद्र राव, देशराज सिंह। तो भोपाल की अगर बात करें तो कांग्रेस से अरुण श्रीवास्तव और बीजेपी से आलोक शर्मा आमने सामने। ओडिशा में प्रताप भानु शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी से। राजगढ़ की बात करें तो दिग्विजय सिंह यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सागर में चंद्रभूषण सिंह बुंदेला कांग्रेस से। रामू टेकाम बैतूल में कांग्रेस से, बीजेपी से दुर्गादास उइके। भिंड में फूल सिंह बरैया कांग्रेस प्रत्याशी, संध्या राय बीजेपी प्रत्याशी। ग्वालियर में प्रवीण पाठक और भरत सिंह कुशवाहा के बीच में चुनावी जंग है। मुरैना में सत्यपाल सिंह सिकरवार और शिवमंगल सिंह तोमर।
चलिए सीधे हमारे संवाददाताओं के पास चलते हैं। हमारे साथ है हर क्षेत्र से संवाददाता जुड़ रहे हैं। हम धीरे धीरे आपको बताते जाएंगे वहां पर किस तरह से जो प्रचार प्रसार अब खत्म हो चुका है और क्या कुछ वहां पर तैयारियां। पहले सबसे पहले रुक करेंगे अरविंद सिंह चौहान के पास। अरविंद, देखिए अगर देखें मध्य प्रदेश में तीसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है, मतदान होने वाला है 7 मई को, इसको लेकर अब चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। कैसे क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? सियासत के अंकगणित किस तरह से देख पा रहे हैं? चुनाव प्रचार किस तरह से रहा? बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर प्रमुख पार्टियां हैं, किस तरह से दोनों के बीच में चुनाव प्रसार का जोर रहा? निश्चित तौर पर कहेंगे कि 7 मई को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम गया है। और मध्य प्रदेश की बात करें तो 9 लोकसभा सीट पर यहाँ पर 7 मई को सुबह 7 बजे से मतदान होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ठीक अब 37 घंटे बचे हैं, इसके बाद मतदान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर पूरा राजनीतिक समीकरण की बात करें तो इस समय देखेंगे कि 3 से 4 ऐसी लोकसभा सीट हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का भविष्य बिल्कुल दांव पे लगा हुआ है। 7 मई को मतदान होना है और 4 जून को इसके रिजल्ट आने। बात करते हैं गुना की, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया बड़ा नाम है, वो भाजपा से प्रत्याशी हैं। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मैदान में है। तो साफ तौर पर दोनों जो दल है पूरी ताकत के साथ इस समय चुनावी मैदान में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी के आने से, अगर चंबल अंचल की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के आने से कहीं ना कहीं मुकाबला जो मुरैना से ऊपर लोकसभा सीट और ग्वालियर लोकसभा सीट में रोचक देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर होने को मिलेगा, क्योंकि जब बहुजन समाज पार्टी मैदान में आई है तो निश्चित तौर पर कहेंगे वो वोट काटने का काम तो करती है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें रमेश गर्ग जो मुरैना से खड़े हुए हैं बहुजन समाज पार्टी से, बैस वर्ग का जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी का होता है, लेकिन वो उद्योगपति भी है, नगर सेठ भी कहे जाते हैं। उनका चुनाव में आना कहीं ना कहीं मुकाबले को रोचक करता है। और साफ तौर पर आज के बाद अब कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा, और क्योंकि 144 धारा लगी हुई है और इस बात चुनाव प्रचार के बाद जो बाहर के लोग हैं ना तो किसी प्रकार का कोई अब भाषण होगा, रोड शो होगा, और साथ में अब जो चुनाव प्रचार होगा वो सिर्फ एक आदमी या 2 आदमी कर सकता है, आप कह सकते हैं, क्योंकि 4 से 5 लोग कैंपेन नहीं होगी। 1 to 1 किसी से मिलना हो, किसी के घर जाके मिलना हो, ये सब हो पाएगा। क्योंकि साफ तौर पर चुनाव आयोग का कहना ये होता है कि अब किसी प्रकार का कोई भी न्यूसेंस वो नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि 35 घंटे पहले चुनाव प्रचार को रोक दिया जाता है। अब पूरी जो कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने, इस बार एक अजीब सी अच्छा काम चुनाव प्रचार मैं देखने को मिला। साथ में मतदान के लिए जो प्रेरणा इस बार दी गई है, साफ तौर पर इस बार जो प्रत्येक जिले के कलेक्टर को बोला गया है, जो कलेक्टर होता है वो निर्वाचन अधिकारी होता है पूरे जिले का, उनसे बोला गया है कि वो इनाम की अब घोषणा करें। अगर कोई भी मतदान सुबह सबसे पहले मतदान 7 बज के अगर 1 मिनट में मतदान करने आता है तो वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं, वहाँ के जो स्थानीय अधिकारी हैं, वो उसे पुरस्कृत करेंगे। साथ में जो 80 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मतदाता हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। उनके घर आने जाने के लिए उनके जो बैलेट पेपर से अधिकारी जाएगा वो वहीं से मतदान करा के ले आएगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी कि क्योंकि देखने को मिला है जो 2 पहले अभी चरण हुए हैं उसमें मतदान का प्रतिशत बहुत कम रहा है भागीरथ। तो चिंता का विषय यह है कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र में लोग अब रुचि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम विधानसभा की बात करें, 2019 की बात करें, 2018 की बात करें या 2023 की बात करें, विधानसभा निकला है अभी, उसका जो चुनाव का जो वोट प्रतिशत था वो काफ़ी अच्छा था। लेकिन इस बार जो अभी 2 चरण निकले हैं तो उसमें 50% से कहीं कुछ जिले ऐसे भी थे, रीवा जिला है जहाँ सिर्फ 38% मतदान हुआ था। तो इसी को देखते हुए इस बार कहीं ना कहीं जो निर्वाचन आयोग है उसने घोषणा की है कि हम जो भी मतदान करने आएगा, विकलांग होगा तो हम उसे पुरस्कृत करेंगे। बीच में कुछ चीज़ें ऐसी भी की गई हैं कि अगर मतदान बढ़ता है तो कुछ लोगों को वहाँ पुरस्कृत किया जाएगा, साथ में कुछ नए प्रलोभन भी दिए जा रहे हैं। तो हम भी सभी से अपील करते हैं कि मतदान करें, लोकतंत्र के इस यज्ञ में अपनी वोट को भी आहुति जरूर दें। प्रथम और द्वितीय चरण में मत प्रतिशत कम रहा, इसको लेकर चुनाव आयोग तो चिंतित है ही, वहीं पार्टियां भी चिंतित है। और इस बार कोशिश ये की जा रही, स्वदेश न्यूज भी लगातार सबसे विनती कर रहा है कि अपने घरों से बाहर निकले मतदान वाले दिनों और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। चलिए अब सीधे रुख करते हैं मुंबई का, हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ राहुल पुजारी। राहुल, महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में कितनी सीटों पर वहां पर मतदान होगा 7 मई को, और क्या कुछ इसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से किस तरह से प्रचार प्रसार रहा? जी भागीरथ जी, मैं बता दूं 11 सीटों पर जो मतदान होंगे लोकसभा को देखते हुए, जो तीसरे चरण का जो चुनाव होने वाला है उसके पूरी तरह 50% दम तक रुक चुका है। अब डोर टू डोर जाके प्रचार कर सकते हैं, बाकी कोई बड़ी रैली नहीं कर सकते।
और 33 से 34 घंटे रह गए हैं जो 7 मई को जो चुनाव शुरू होंगे। तो 2.9 करोड़ मतदाता अपने मतदान का यूज करेंगे और उसको देखते हुए 11 सीट जो है, जो 11 सीट के जो सबसे वीवीआईपी सीट मानी जाती है, बारामती की मानी जाती है। जो बारामती में सुप्रिया सुले जो शरद पवार की बेटी है वो लड़ रही है, अजित पवार की जो पत्नी है सुनीत्रा पवार वो लड़ रही हैं। तो ये बीबीवीआईपी और नारायण राणे की सीट है बीजेपी से जो लड़ रहे हैं, तो बीबीवीआईपी सीटें हैं जो मानी जाती है। अब देखना दिलचस्प हो गया कि किस तरह से होगा। एड़ी चोटी की जोड़ लगा दी गई, चाहे उद्धव ठाकरे हो, शरद पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे बड़े बड़े जो नेता अमित शाह आए, नरेंद्र मोदी आए, यहाँ पे महाराष्ट्र ऐसी फंसी हुई है। मैं पहले से बता रहा हूँ स्वदेश न्यूज में, किस तरह से खिचड़ी पकी हुई है। 4 पार्टियां जो मेन है, दो शिवसेना हो गई है, 2 अजित पवार की और 1 शरद पवार की एनसीपी हो गई है, बीजेपी अलग है। तो ये सब मिला के जो खिचड़ी पकी है, अब देखना है कि किस तरह से वोटर वोट करते हैं और किस तरह से राजनीतिक, कितने लोगों की राजनीतिक भविष्य भी खतरे में आई है। अगर शरद पवार अपने को साबित नहीं कर पाए, वो राजनीतिक चाणक्य कहे जाते हैं, तो उनके साथ राजनीतिक की हैसियत जो कम हो जाएंगी। और एक जिस तरह से दो पार्टियां टूटी, शिवसेना एकनाथ शिंदे, अगर वो अपने पिछले परफॉर्मेंस को दोहरा नहीं पाए तो उनकी राजनीतिक हस्ती कम हो जाएगी। और उद्धव ठाकरे की साख पूरी, बाला साहब ठाकरे जो उनके बेटे माने जाते हैं, अगर उनकी साख दांव पे लगी हुई है, अगर वो सीट निकाल के नहीं ला पाए तो उनकी भी साख पूरी तरह से दांव पे लगी है। और जिस तरह से देखा जाए ना, जिस तरह समीकरण है, अगर और राज्यों की अपेक्षा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र की जो है पूरी तरह से पेट फंसी हुई है। जी भागीरथ। बिल्कुल राहुल, लेकिन यहाँ पर देखिए अक्सर हमने देखा है जो बहुत सारे जो मतदाता होते हैं, अक्सर कभी कभी उनको प्रत्याशी का नाम नहीं याद होता है, लेकिन हमें किस चुनाव चिन्ह पर हमको मतदान करना वो उनको जरूर याद होता है। अगर यहां पर बात करें, अगर शरद पवार की बात करें, बड़े नेता है, लेकिन अब उनके पास उनका खुद का चुनाव चिन्ह नहीं, घड़ी जो था, अब वो उनके जो अजित पवार हैं भतीजे, उनके पास चले गया। अगर जो उद्धव ठाकरे को जानते हैं लेकिन उनके पास खुद का चुनाव चिन्ह नहीं है, तो ये गफलत इस बार मुझे लगता है देखने को जरूर मिलेगी कि अपने नेता को तो वो अगर उनके समर्थक पसंद करते हैं, लेकिन वो चुनाव चिन्ह में शायद थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जिस नेता के साथ जिस चुनाव चिन्ह में मतदान डालते थे, इस बार उस नेता के सामने किसी और का चुनाव चिन्ह होगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भागीरथ जी, लेकिन इस बार चुनाव में नामों का यूज कम किया जाता है, चुनाव चिन्ह का ज्यादा किया जाता है। तो इतने चुनाव चिन्ह आ गए, जिस तरह से 2 एनसीपी के आ गए, 2 उद्धव ठाकरे की शिवसेना के आ गए, बीजेपी तो थी, लेकिन अब चुनाव चिन्ह सिंबल की बात कर रहा है, कोई अपने नाम की बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि इस पे बटन दबा के आप हमको जीत दें। कोई मसाल की बात कर रहा है, कोई घड़ी की बात कर रहा है, कोई कमल की बात कर रहा है, कोई पंजे की बात कर रहा है। अब जो कैंडिडेट के नाम की बात बहुत कम हो रही है, और जिस तरह से आप बता रहे हो उस तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं लोग कि किस पे मोहर लगाए। लेकिन जगह जगह जब जाके रैलियां की जाए तो एक ही बात बार बार रैलियों में कह रही है कि इस पे बटन दबा के आप हम, ये बात नहीं की जा रही कि इस पार्टी को जिताएं। अब बात सिंबल की बात नहीं है, सिंबल इतने ज्यादा हो चुके हैं ना, तो एक मतदाता कंफ्यूज हो जाता है। तो देखो कहीं ना कहीं आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि उसी पे आज महाराष्ट्र की पूरी राजनीति केंद्र हो गई है। सिंबल की बात करें, कैंडिडेट की बात नहीं कर रहे हैं। जी भागीरथ, बिल्कुल देखना होगा कि किस तरह से फिर जब मतदाता चुनाव में डालने जाते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं, और किस तरह से क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आता है, और जिन पार्टियों के अभी भी नया सिंबल अलाउट हुआ है, और वो कितना अब इस सिंबल को वो लोगों तक पहुंचा पाते हैं और कितना उससे अपने लोगों को जोड़ पाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं सीधे रायपुर का। हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं राहुल, हमारे संवाददाता। राहुल, अगर रायपुर की बात कर लें, हम पूरे छत्तीसगढ़ की बात कर लें, कितने वहां पर सीटों पर चुनाव होने वाले, और इसको लेकर दोनों पार्टियों की तरफ से क्या कुछ खास तैयारी की गई थी, और चुनाव आयोग की तरफ से भी क्या कुछ खास तैयारी है? अब 7 जो लोकसभा सीट है उन पर जो है मतदान होने को है। और 7 अगर लोकसभा सीटों की बात करूं तो मैं राजधानी रायपुर का लोकसभा सीट है, वही कोरबा का सीट है, इसके साथ ही दुर्ग का सीट है, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर चांपा और रायगढ़। इन सभी सीटों पर जो है 7 मई को मतदान होने है। अगर राजनीतिक समीकरण की बात करूं तो राजनीतिक दलों में जो है छत्तीसगढ़ के नेता ही नहीं, केंद्रीय नेता भी छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, जिसमें वे राजधानी रायपुर पर दौरा किए हैं, आम सभा को संबोधित करते हुए नजर आए और आम जनता को जो अपने तरफ आकर्षित करते हुए नजर आए। चाहे भाजपा की बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं, तमाम जो वरिष्ठ केंद्रीय नेता हैं वे छत्तीसगढ़ दौरे कर रहे हैं। वही कांग्रेस के अगर नेता की बात की जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर के जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, ये तमाम जो केंद्रीय जो दिल्ली दरबार के कांग्रेस के नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे कर रहे हैं और अपने मत को और कांग्रेस पार्टी के तरफ अपने जो जनता को आकर्षित करते हुए नजर आए। अगर बात की जाए रायपुर की तो रायपुर में जो है विकास उपाध्याय जो पूर्व में विधायक रहे हैं, जो युवा नेता के तौर पर कांग्रेस से उभरे हुए हैं, उनको जो है जो कांग्रेस के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया है। वही दिग्गज नेता जो 8 बार के विधायक रहे, जो
बृजमोहन अग्रवाल है, उनको जो है यहाँ पे लोकसभा सीट के जो है प्रत्याशी भाजपा के द्वारा बनाए गए, इनमें जो है दोनों की टक्कर दिखाई दे रही है। वहीं बात करें राजधानी रायपुर की और रायपुर लोकसभा की, तो जो है 9 विधानसभा हैं, जिसमें 8 विधानसभा में बीजेपी का कब्जा है और 1 में कांग्रेस का। तो यही मान के चलिए जो है राजधानी रायपुर की जो लोकसभा सीट है उनमें जो है बीजेपी की बढ़त अभी से दिखाई दे रही है और कांग्रेस जो है काफी एक्टिव नजर नहीं आ रही है। हालांकि जो विकास उपाध्याय है वे डोर टू डोर कैंपेन के साथ तमाम जो विचार रैली के साथ में जनता को आकर्षित करने की पूरी कोशिश किए हैं। आज से जो है चुनाव प्रचार जो है छत्तीसगढ़ में थम चुका है। 7 जो लोकसभा सीट है उनमें जो है लोकसभा जो चुनाव प्रचार है वो थम गया है। सभी सीटों को लेकर के जो है निर्वाचन आयोग की भी पूरी तैयारी की जा चुकी है। ठीक है, बात करें जी बिल्कुल बिल्कुल, अपनी कंटिन्यू कर दीजिए बात, कंटिन्यू जी। अगर बात करें जो 7 जो लोकसभा सीट है उनके प्रत्याशियों की, तो जो है कुल जो है 168 जो है प्रत्याशी मैदान पर उतरे हैं और वहीं 142 जो पुरुष हैं और जो 26 महिला जो प्रत्याशी हैं वे मैदान पर उतरी हुए हैं। और वहीं जो निर्वाचन आयोग की तैयारी की बात कर रहा था तो उसमें दिखाई दे रहा है कि राज्य में जो है 15,701 जो है मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 114 जो है सहायक मतदान केंद्र बनाया गया है। और दूसरे चरण बिल्कुल बिल्कुल राहुल, तो चुनाव आयोग की तरफ से भी खासी तैयारियां हैं और प्रचार प्रसार भी जो प्रमुख पार्टी उनकी तरफ से खासा देखने को मिला है। अब विनती करते हैं हम सभी दर्शकों से, जो भी उस वक्त क्षेत्र में जहां पर जो लोग रहेंगे मतदाता, वो अपने घर से बाहर निकले। परसों तीसरे चरण का मतदान और अपने मतदान का उपयोग जरूर करें। चलिए सीधे अब रुक करते हैं पटना का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेंद्र। अगर हम बात कर लें पटना की बात कर लें या वहां पर बात करें बिहार में कितने सीटों पर वहां पर लोकसभा चुनाव है और क्या कुछ वहां पर तैयारी है लोकसभा चुनाव को लेकर, चुनाव आयोग की तरफ से दोनों पार्टियों की तरफ से किस तरह से प्रचार प्रसार रहा और क्या कुछ समीकरण दिखाई दे रहे हैं वहां पर? जी, 5 लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होना है 7 मई को। जिस प्रकार से चुनाव आयोग के निर्देश के आलोक में जो दिख रहा है व्यवस्था और मतदान प्रतिशत बढ़ाने की जो व्यवस्था दिख रही है, अभी से ही डीएम हर जगह सभी लोगों को कन्विंस करवाया जा रहा है, अपने अधिकारियों को कहा जा रहा है कि मतदान के प्रतिशत बढ़नी चाहिए, हर हाल में आप लोग बढ़वाएं। इसके लिए बूथों पर सबसे बड़ी बात है दिव्यांग और ओल्ड जो सीनियर सिटीजन जिसे कहते हैं, वहां अगर पहुंच नहीं पाता है तो वहां जाके मतदान करवाइए, ये सबसे बड़ी बात है। और दिव्यांग जनों के लिए वो ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कराई गई है और व्यवस्था व्हीकल किया गया है। जो दिव्यांग अगर घर में है वो आज जाके मतदान करना चाहते हैं तो वैसी परिस्थिति में जिला प्रशासन ने एक वाहन उपलब्ध करवाएगा ताकि वैसे दिव्यांग जो अपने उस गाड़ी में बैठकर और अपने मताधिकार का प्रयोग करे। सबसे बड़ी बात है ये दिव्यांग जनों के लिए। आम मतदाता तो रुझान है नहीं, कोई इसमें कहीं सवाल नहीं है, लेकिन जिस तरह से बिहार में गर्मी प्रचंड चल रहा है, अपनी पूरी मतलब 45-46 की स्थिति में चल रही है। सबसे बड़ा यह भी कारण है क्योंकि सुबह में मतदान की जो 2 फेज हुआ है शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। बिहार का मतदान शांतिपूर्ण संपन्न होना एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन बावजूद भी जिस तरह से 2 फेज का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ तो निश्चित रूप से ये सीधा श्रेय चुनाव निर्वाचन आयोग पर जाता है, क्योंकि चुनाव निर्वाचन आयोग के उनका ऑब्जर्वर हर क्षेत्र में अभी से घूम रहे हैं, सब सारी व्यवस्था को देख रहे हैं। किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो तुरंत वो वहां के निर्वाचित अधिकारी को फोन करके उसको सॉल्व करने का प्रयास करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आज प्रचार प्रसार थम गया, अब एक दूसरे को लोग पहुंच कर कन्वाइसिंग कर रहा है कि भाई हम आपके साथ हैं तो हम क्या आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन परिस्थिति जिस प्रकार से बिहार में बदल रही है और जिस तरह से बदलने वाली भी है, ये एक रोचक होगा चुनाव निश्चित रूप से। बिल्कुल वाकई धर्मेंद्र, देखना होगा कि राजनीतिक समीकरण क्या होते हैं, लेकिन जैसा आपने कहा कि चुनाव आयोग की तरफ से सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं, दिव्यांग को लेकर बुजुर्ग को लेकर जो खास इंतजाम किया गया, मुझे लगता है सराहनीय है और कोशिश भी होनी चाहिए कि इस बार मत प्रतिशत बढ़े, क्योंकि पहले दूसरे चरण में जो मत प्रतिशत था वो कम रहा है। चलिए अब सीधे रुक करते लखनऊ का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अंकित श्रीवास्तव। अंकित, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तीसरे चरण के चुनाव में कितने सीटों पर वहां पर मतदान है, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें यहीं से निकलकर सामने आती है और केंद्र में सरकार बनाने का रास्ता भी यहीं से निकलकर जाता है। कल 7 मई को जो चुनाव होना है वो तीसरे चरण का चुनाव होना है। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की लोकसभा की सीटों पर यहाँ पे मतदान डाले जाएंगे और आज शाम से प्रचार बंद हो गया। आज 5 मई की करीब 4:30 बजे से आज प्रचार बंद हो गया है और जो ये 10 सीटें वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए बहुत मायने रखती हैं। चाहे हम मैनपुरी की बात करें, बदायूं की बात करें
और चाहे फिरोजाबाद की बात करें। बदायूं से आदित्य यादव खड़े हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव खड़ी हैं, अखिलेश की वाइफ है, 2019 में मैनपुरी से चुनाव जीती थी, और फिरोजाबाद से भी उनके रिश्तेदार खड़े। तो ये किस तरह से तीनों जो सीटें हैं ये विपक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2019 के चुनाव में इन 10 सीटों में से 8 सीटों पे जो है बीजेपी का जो है वर्चस्व था, बीजेपी ने वहां से जीते थे, और 2 सपा के खाते में गई थी, 2 सीटें, संभल की सीट सपा के खाते में गई थी। आपको बता दें कि इस बार इंडी गठबंधन है और पिछली बार सपा और बसपा साथ में लड़ रहे थे, तो संभल का चुनाव उनके लिए आसान था। लेकिन जो इस बार का चुनाव है वो कहीं ना कहीं 3 सीटों के बाद जो है वो जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ दिखता हुआ है, क्योंकि जो संभल की सीट है, अगर हम पश्चिम की बात करें थोड़ा सा, तो वहां पर मुसलमान मतदाता बहुत है, और जहां पर अभी तक जो भी पहले या दूसरे चरण देखा हमने, जहां पर मुसलमान पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पर सबसे ज्यादा चुनाव हुए हैं। हम अगर बात करें द्वितीय चरण में तो अमरोहा में करीब 72% मतदान हुआ था, जो कि बीजेपी के लिए एक बहुत ही मुश्किल का कारण है, दर्द का कारण है। और अगर बता दें आपको कि जहां पर हिंदू वोट है और जहां पर जो है माइनॉरिटी में ज्यादा वोटिंग हो रही है, हिंदू वोट जो है वो कम पड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं विपक्ष को इससे फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है, और पक्ष जो है ये चिंता का कारण है, क्योंकि पहली चीज तो गर्मी है, और दूसरी चीज यहाँ पर है कि लोग निकल के वोट नहीं देते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, मतदान हमेशा कम रहा है, पिछली बार से भी कई बिल्कुल, लेकिन इस बार आप लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र का बड़ा महापर्व है, और लोकतंत्र के इस पर्व में आपको सहभागिता बनना होगा। अगर आप देश की तरक्की चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तो उसमें आपको सहभागिता करनी पड़ेगी और आपको मतदान करना होगा। और स्वदेश न्यूज पे लगातार आप लोग से विनती करता है कि घर से बाहर निकलिएगा 7 मई को, और अपने मत का प्रयोग जरूर कीजिएगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सभी हमारे सहयोगी राहुल पुजारी, मुंबई से अरविंद सिंह और राहुल पाली, धर्मेंद्र कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।